राम राम, जय श्री राम। स्वागत है अशोका ज्योतिष की आज की वीडियो में। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। तो नक्षत्र जैसे हमारी जो पूरा ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है। तो उसको अगर हम 12 राशियों में बांटते हैं तो 30-30 डिग्री की एक राशि हो जाती है। और वहीं अगर उस ब्रह्मांड को हम 27 भागों में बांटते हैं जो कि 27 नक्षत्र हैं, तो वो 27 नक्षत्र हो जाते हैं। और एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूं 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है, 27 से हम डिवाइड करते हैं तो 27, यहाँ पर बचे 9, यहाँ पर बचा 9 मिनट बचे और 90 बचा। तो 7 तिया 27 तिया यहाँ पर 81 हो गए। फिर यहाँ पर 9 बचा। तो अब ये बचा है 9 घंटे। तो 9 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 540। तो 540 को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से, सॉरी 2 से, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। और ये 0 हुआ तो यहाँ पर भी 0 हो गया और बचा कुछ भी नहीं बचा। तो एक नक्षत्र जो होता है हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो 360 को जब हम 27 से डिवाइड करेंगे, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनको इसी सीक्वेंस में हमें याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो जो सबसे पहला होता है वो अश्वनी होता है। अश्वनी, इनका नाम फिक्स है और ये एक फिक्स नंबर में ही आते हैं। पहले अश्वनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, इस तरीके से चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो 9 पहले ये हो गए, फिर 9 ये वाले हो गए और फिर 9 हो गए मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ऐसे ये 27 नक्षत्रों को आपको याद करना पड़ेगा एक एक करके। तो इनको आप अपना बार बार याद करते रहिए, कहीं पर लिख लीजिए जब भी आपको समय मिले। तो इसको बार बार आप याद करते रहिए। तो जो ये एक नक्षत्र होता है, जैसे एक राशि 30 डिग्री की होती है वैसी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब इन नक्षत्रों का हम कहां पर कैसे यूज करते हैं? सर्वप्रथम तो यह है कि नक्षत्र का हमारे ऊपर सेम उसी तरीके से प्रभाव पड़ता है जैसे किसी ग्रह का पड़ता है। तो जैसे ये नक्षत्र है अश्विनी, मघा और मूल, इसका एक सेट बन जाएगा। भरणी, पूर्व फाल्गुन, पूर्व आषाढ़ का एक सेट बन जाएगा। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ का एक सेट बन जाएगा। तो ऐसे अगर आप करते चलेंगे तो ये 9 सेट बन जाएंगे 3-3 के। अब इसका यूज कैसे करते हैं? तो जो अश्वनी, मघा और मूल, इसका जो मालिक है, स्वामी है, वो है केतु ग्रह। तो अब आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा कि अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके ऊपर केतु का प्रभाव हमेशा रहेगा रहेगा। ऐसे ही भरणी, पूर्व फाल्गुन और पूर्व आषाढ़ा, इस पर इसका स्वामी है शुक्र ग्रह। कृतिका, उत्तर फाल्गुन, उत्तर आषाढ़ा, इसका स्वामी हो गया सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रावण, इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, इसका स्वामी हो गया मंगल। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इसका स्वामी हो गया राहु। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इसका स्वामी हो गया राहु के बाद आगे गुरु। पुष्या, अनुराधा और भाद्रपद, इसके स्वामी हो गए शनि। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके स्वामी हो गए बुध। तो मेरा कोई ग्रह अगर किसी भी राशि में बैठा हुआ है, या कोई भी ग्रह, मान लीजिए सूर्य, मेरे लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो मुझ पर जो प्रभाव रहेगा वो एक तो सूर्य ग्रह का प्रभाव रहेगा। मेरे जो भी पर्सनैलिटी होगी,
जो भी रंग रूप होगा उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लग्न। लग्न क्या होता है? आदमी की पर्सनैलिटी, जो आदमी खुद इस पृथ्वी पर आया है उसका कैसा रंग रूप होगा, कदकाठी होगी, स्वभाव कैसा होगा, वो सब लग्न से पता चलता है। तो लग्न में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर होगा। प्लस में लग्न में कौन सी राशि है, अगर लग्न में मेष राशि है तो एक तो सूर्य का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लग्न में खुद सूर्य ग्रह बैठा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने ये एक छोटी सी जन्म कुंडली अगर मैं बनाता हूं, पूरी आ रही है ये फ्रेम में? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। इसको थोड़ा मैं नीचे लेता हूं एक बार। ऐसा। तो जैसे ये मैंने लग्न में सूर्य ग्रह बैठा दिया, तो अब मुझ पर जो प्रभाव रहेगा, मेरी पर्सनैलिटी होगी वो सूर्य से प्रभावित रहेगी। प्लस में अगर इसमें मैं कहूं कि 8 नंबर राशि है, 8 नंबर होती है वृश्चिक, और 8 नंबर का मालिक होता है मंगल, तो मेरे ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो मंगल ग्रह का भी रहेगा। तो एक प्रभाव हो गया मेरे ऊपर सूर्य का, क्योंकि वो लग्न में बैठा हुआ है। प्लस 8वीं राशि का मालिक होता है मंगल, तो मंगल का भी मेरे ऊपर थोड़ा प्रभाव आएगा, मिक्स करके दोनों का। और अब देखेंगे कि जो लग्न या सूर्य वो किस नक्षत्र में है। तो अगर मेरा नक्षत्र जैसे जन्म हुआ और उस समय सूर्य मंगल के ही या सूर्य के ही नक्षत्र में था, तो मेरे ऊपर फिर से उस नक्षत्र का प्रभाव आ जाएगा सूर्य का। लेकिन अगर यहां सूर्य के नक्षत्र में ना होकर सूर्य, मैं मानता हूं कि शुक्र के नक्षत्र में आ गया, पूर्वाषाढ़, पूर्व फाल्गुन या भरणी, किसी भी नक्षत्र में है सूर्य, तो मेरे ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो सूर्य का, मंगल का और शुक्र का प्रभाव रहेगा। तो सूर्य की वजह से तो मैं डोमिनेटिंग कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग, लेकिन अथॉरिटिव, मतलब एक किंग की तरह, एक राजा की तरह कोई भी कार्य को करवाने वाला होता है, उसमें सूर्य के गुण होते हैं। सूर्य के गुण ये होते हैं। मंगल का होता है गुस्सैल, किसी भी कार्य को करने के लिए जोर जबरदस्ती किसी कार्य को कराना। सूर्य में होता है कि दिशा निर्देश देकर कार्य कराना, लेकिन मंगल में होता है डांट झाट के उससे कार्य कराना। प्लस अगर अब शुक्र का भी इसमें आ जाएगा, तो शुक्र किस चीज का है? शुक्र है सौंदर्य का, सजना संवरना, परफ्यूम यूज करना, अच्छे कपड़े पहनना, और कोई भी मिठाई वगैरह या कुछ भी अच्छा खाना पीना, लग्जरियस का कारक होता है सूर्य। तो मेरे अंदर वो कारक भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी नक्षत्र का एक प्रभाव पड़ता है। अगर शनि के नक्षत्र में सूर्य आ जाता है तो सूर्य के गुण कम हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के नक्षत्र में आ गया है, शनि के में। और शनि क्या होता है? एक वृद्ध ग्रह है, और शनि बहुत ही शांत रहता है, शनि एकांत में रहता है, शनि किसी भी कार्य को करने में बहुत समय लेता है। तो मेरे अंदर शनि के और सूर्य के मिक्स गुण आ जाएंगे, कहीं पर सूर्य डोमिनेटिंग होगा, कहीं पे शनि होगा। तो उन सब का यूज होता है इन नक्षत्रों के थ्रू। तो ऐसे तो हम इन नक्षत्रों का यूज करेंगे कि किस ग्रह का स्वामी कौन सा नक्षत्र है, उन सब चीजों से। अब आपको एक चीज और बताता हूं कि जो ये 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित होता है। जैसे एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो अब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 तिया 12, यहां पर 1 बचा। अब ये यहां पे आ गए कितना? 20 आ गया यहां पर। तो यहां तो 20 है, इसको अब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मिनट में करने के लिए, तो 60 आ गया टोटल, और 20 मिनट और ऐड हो गए तो 20, टोटल हो गया 80। तो अब 4 को 80 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 20। तो 3 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र हो जाएगा, नक्षत्र का एक चरण हो जाएगा। तो 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके अंदर होते हैं 4 चरण अलग अलग। तो एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का, तो 4 चरण हो गए 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट। तो अब अगर मैं 27 को, टोटल 27 नक्षत्र और हर एक का 4 चरण होता है, तो 8, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गए 108।
अब आपने काफी देखा होगा कि जो भी हम माला फेरते हैं पूजा के लिए अपने, हम किसी भी भगवान का मंत्र या कोई भी जप करते हैं, तो कहा जाता है कि एक पूरी माला 108 मनकों की हमें फेरनी चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। तो वो 108 यहां से आते हैं। एक पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री, 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों में बांटेंगे, 27 नक्षत्रों को 4-4 चरण में बांटेंगे तो 108 हो गया। मतलब 108 मनकों की जब मैं माला फेरूंगा तो मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए एक माला फेर रहा हूं। तो पूरे ब्रह्मांड में मैं जिस भी देवता के लिए या जिस भी ग्रह के लिए अपने जप कर रहा हूं, कोई माला फेर रहा हूं, तो प्रत्येक पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चरण में को हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हमने उस माला को जपा है अपने किसी भी इष्ट, किसी भी ग्रह, किसी भी मंत्र के लिए, इसीलिए 108 बार किया जाता है। आज तक शायद आप किसी को ना पता हो, वरना लेकिन ये 108 जो है यहीं से आया है। 27 नक्षत्र, 4 चरण, पूरे ब्रह्मांड को ये एक को कवर अप कर लेते हैं और 108 मनकों की माला फेरने से हमें पूर्ण फल मिल जाता है। तो ये 108 का राज होता है। तो ये तो हो गए नक्षत्र, हमारे 27 नक्षत्र, 4 चरण, उनके स्वामी हो गए हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। अब इसके साथ एक चीज और कि इनका यूज एक और तरीके से भी होता है कि जब भी हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से हमारी उस ग्रह की दशा स्टार्ट होती है। तो मैं मान के चलता हूं, जैसे मैं अपना ही बताता हूं कि मेरे जन्म के समय जो चंद्रमा था वो स्वाति नक्षत्र में था। मेरे जन्म के समय चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में था। तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ? राहु। स्वाति नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र या शतभिषा, किसी में भी अगर चंद्रमा मेरे जन्म के समय होता तो राहु की नक्षत्र में होता। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मुझ पर राहु की महादशा शुरू हो गई। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जिस भी समय आपका जन्म हुआ है, आप देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसी नक्षत्र से आपकी महादशा शुरू हो जाती है। तो पहले महादशा आई मेरे जन्म के समय राहु की, उसके बाद आई गुरु की। इनके अलग अलग साल होते हैं कि जैसे शनि की 19 साल की महादशा होती है, मंगल की, चंद्रमा की, सूर्य की, शुक्र की, केतु की, सबकी अलग अलग साल होते हैं। तो इन सब की महादशाओं को अगर जोड़े तो 120 वर्ष की कंप्लीट महादशाओं का चक्र होता है। क्योंकि पहले एक जो एवरेज आयु एज मानी जाती थी वो 120 ईयर्स की मानी जाती थी, लेकिन अब एक नॉर्मल जो होता है 70, 80, 85, 90 इतनी होती है। तो सारी दशाएं किसी के जीवन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी किसी के में आती है। तो ये भी एक सीक्वल से ही चलती है। जैसे पहले मेरे जन्म के समय राहु आई, उसके बाद गुरु की आएगी 16 वर्ष की, फिर शनि की आएगी 19 वर्ष की, फिर बुध की आएगी मेरी 17 वर्ष की, फिर केतु की आएगी मेरी 7 वर्ष की, फिर शुक्र की आएगी मेरी 20 वर्ष की, फिर सूर्य की आएगी मेरी 7 वर्ष की, फिर चंद्रमा की आएगी मेरी 10 वर्ष की, फिर मंगल की आएगी। तो इस तरीके से ये अंतरदशाएं, महादशाएं चलती है। तो इसके लिए भी नक्षत्रों का यूज होता है कि किस नक्षत्र में चंद्रमा था जन्म के समय, उसी ग्रह की महादशा आपके जन्म के समय शुरू होगी। अब एक चीज और आपको और बताते हैं, आपने सुना होगा अपने हिंदू कैलेंडर में जो महीनों का नाम होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे अपनी देशी भाषा में बोलते हैं चैत्र चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है, फागण चल रहा है, जेठ चल रहा है, सावन चल रहा है। तो वो नाम कहां से आए? वो भी इन नक्षत्रों से ही आए हैं। जब भी चंद्रमा पूर्णमासी के बाद अमावस्या की प्रतिपदा, उसको हम अपने हिंदी देसी भाषा में बोलते हैं पड़वा बोल सकते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, एका बोल सकते हैं। तो जब भी अमावस्या पूर्णमासी के बाद प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा आता है, तो उस समय जो नक्षत्र होता है वही उस महीने का नाम पड़ जाता है। तो अगर हम शुरू करें अपने हिंदू कैलेंडर की, जब भी नया संवत हमारा शुरू होता है तो उस समय चंद्रमा पूर्णमासी को कंप्लीट करके चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। चित्रा नक्षत्र की एक प्रतिपदा पे आता है, तो उस महीने का नाम चैत्र पड़ जाता है। चैत्र बोल दो, हमारी देसी भाषा में चैत बोलते हैं।
तो अपना जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें पहला महीना होता है चैत का, क्योंकि चंद्रमा प्रतिपदा पर, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर चित्रा नक्षत्र में आता है, तो उस महीने का नाम पड़ जाता है चैत। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके 29-30 दिन में चंद्रमा एक महीना अपना कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि उसकी गति कभी तेज कभी धीरे होती है, तो ये फिक्स नहीं होता कि 29 दिन में होगा या 30 दिनों में होगा। आपने देखा होगा किसी में कोई तिथि होती है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, कई बार मिक्स हो जाती है और कई बार लंबी चलती है, तो वो इसी चंद्रमा की गति की वजह से ही वो ऊपर नीचे होता है। तो पहला महीना जो होता है वो चैत का होता है। उसके बाद दूसरा महीना जो हमारा हिंदू कैलेंडर में आता है वो आता है विशाखा, बैसाख। जो बैसाख बोला जाता है वो विशाखा के नाम पे पड़ा है। तो पहला पड़ा चैत, दूसरा पड़ा बैसाख विशाखा पे, तीसरा पड़ा जेठ, ज्येष्ठा के नाम पर पड़ा जेठ, चौथा पड़ा साढ़, पूर्व आषाढ़ा के नाम पे पड़ा साढ़, पांचवा पड़ा सावन जिसमें बारिश होती है, वो पड़ा है श्रावण के नाम पे सावन, छठा पद पड़ा भादो, सावन के बाद आया भादो, वो छठा महीना हो गया। सातवां महीना हो गया आसोज, अश्वनी के नाम पे पड़ा आसोज। आठवां महीना हो गया कार्तिक, जो कि कृतिका के नाम पर पड़ा। नौवां महीना हो गया मृगशिरा, मार्गशीर्ष बोलते हैं जिसको, वो पड़ा मृगशिरा के नाम पर। 10वां पड़ा पोष, जो कि पुष्या के नाम पे पड़ा पोष। 10 महीने यहाँ पे हो गए। 11वां महीना पड़ा नो 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 मृगशिरा, पुनर्वसु, हाँ पुनर्वसु के नाम पर पड़ा 10वां महीना पोष का। अश्लेषा के नाम पे पड़ा 11वां महीना आसोज, आसोज जिसको बोलते हैं अश्लेषा के नाम पे। और फागुन हमारे चंद्र मास में, चंद्र सौर मास में, वर्ष में 12वां महीना पड़ा फागुन का, जिसमें खाटू श्याम जी का मेला लगता है। तो ये हो गया फागुन। तो ऐसे हमारे इन नक्षत्रों के नाम पर ही हमारे महीनों के नाम पड़े हैं हिंदू कैलेंडर में। तो चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मृगशिरा, ये आ गया, और इसके बाद आसोज आ गया, पोष आ गया और फागुन आ गया। तो ऐसे इन 12 महीनों का नाम भी नक्षत्रों के नाम पे पड़ा है। तो ये नक्षत्र अब आने वाले समय में हमारे नक्षत्र हो गए हैं, अब राशियां 12 हो गई हैं, 9 ग्रह हो गए हैं। अब हम अगली क्लास से अपनी कुंडलियों का विश्लेषण चालू करेंगे कि कुंडली कैसे बनती है, कैसे कोई ग्रह कहीं बैठा है तो अच्छा माना जाएगा, कहीं बैठा है तो बुरा माना जाएगा। तो ये हम अगली क्लासों में अपने में शुरू करेंगे। तब तक आप एक तो इन नक्षत्रों को, जो राशियां बताई उनको, और जो ग्रह बताए उनको, सबको दोबारा से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगली क्लासेस में कोई भी हमें परेशानी ना हो। लेकिन इनको आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, घनिष्ठा, शतविशा, श्रावण, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। और इनके जो स्वामी हो गए केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। तो ये याद कर लीजिए। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं और कुछ नया लेकर आएंगे और कुंडली बनाना आपको सिखाएंगे अगली क्लास से। जब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।